बस्ती से बाहर निकलते ही इमरान ने कार का रुख उस सड़क की तरफ मोड़ दिया जिधर ड्रैगन क्लब था। तुमने बड़े तरीके से मालूमात हासिल की, वरना मेरा तो ख्याल था इस कोबरा की अच्छी खासी पिटाई करनी पड़ेगी। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त नहीं था और ऐसे लोगों से कुछ पूछने के लिए खासी दरसरी चाहिए थी। इमरान ने जवाब दिया और जूलिया ने सर हिला दिया। कारें मुख्तलिफ चौकों से गुजरती हुई थोड़ी देर बाद ड्रैगन क्लब के सामने पहुंच गईं और इमरान ने कार एक तरफ रोकी और फिर नीचे उतरने से पहले उसने सीट के नीचे मौजूद खाने से एक और रिवॉल्वर निकालकर जेब में डाल लिया और बाहर निकल आया। फिर उसने जूलिया समेत सब साथियों को कारों में ही रुकने का कहा और खुद अकेला तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। क्लब में जेरे ज़मीन दुनिया के अफराद का खासा रश था। इमरान सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। सुनो, किसी को पता ना चले, हमें मादाम लूसिया ने भेजा है। जरकान को यहाँ बाहर खामोशी से बुलवा लो, इंतहाई अहम मसला है। हवाले के लिए सिल्वर हैंड्स। इमरान ने काउंटर मैन से सरगोशी करते हुए कहा, ओह अच्छा। काउंटर क्लर्क ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा और फिर उसने काउंटर के नीचे रखा हुआ इंटरकॉम उठाया और उसका रिसीवर उठाकर एक नंबर दबा दिया। यस। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, बॉस, मैं क्लब काउंटर से बोल रहा हूँ। मादाम लूसिया के आदमी आए हैं। उन्होंने हवाले के लिए सिल्वर हैंड्स कहा है। वो कोई अहम तरीन मसले पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी को पता ना चले और आप यहाँ आ जाएं, ये ज़रूरी है। काउंटर क्लर्क ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, कितने आदमी हैं? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया और जवाब में काउंटर क्लर्क ने बताया कि आने वाला अकेला है। मुझे रिसीवर दो, इमरान ने कहा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर काउंटर क्लर्क के हाथों से झपट लिया। हेलो जरकान, मैं बोकार्ड बोल रहा हूँ। मादाम का इंतहाई अहम पैगाम है। चीफ बॉस का मसला है, जल्दी से बाहर आ जाओ। ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती, नहीं तो मादाम तुम्हें खुद कॉल कर लेती। और सुनो, मादाम को कॉल भी ना करना। मैंने बताया है कि चीफ बॉस का मसला है, जल्दी आ जाओ, हरी अप। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और साथ ही रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसने दाव तो खेला था, लेकिन अब वो इसका नतीजा देखना चाहता था। उसकी कोशिश थी कि यहाँ लंबा हंगामा खड़ा करने की बजाय किसी तरह अकेला जरकान हाथ आ जाए तो काम जल्दी हो सकता है और फिर शायद उसके हवाले दुरुस्त साबित हुए, क्योंकि थोड़ी देर बाद काउंटर की साइड राहदारी से एक नौजवान तेज़ तेज़ कदम उठाता हॉल की तरफ पहुंचा और इमरान उसके आने के अंदाज से ही समझ गया कि यही जरकान होगा। कौन है? उसने काउंटर क्लर्क से कहा और काउंटर क्लर्क ने इमरान की तरफ इशारा कर दिया। जरकान, बाहर कार में मादाम खुद मौजूद हैं, खामोशी से बाहर आ जाओ। इमरान ने बड़े पुरस्कार अंदाज में सरगोशी करते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मादाम की मौजूदगी की बात काउंटर क्लर्क से भी छुपाना चाहता हो। ओह, मगर मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, जरकान ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन उसके कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। इमरान ने जानबूझकर उसकी बात का कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसने इस तरह सर हिला दिया जैसे इस बात का जवाब उसे मादाम ही देगी। हाल से बाहर निकलकर इमरान ने अपनी कार की तरफ इशारा किया, जिसकी साइड सीट पर जूलिया बैठी नजर आ रही थी। ये तो जरकान के लहजे में यकीन ना आने वाली हैरत थी। तुम जाकर पूछ लो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और फिर जैसे ही जरकान कार के करीब पहुंचा, इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा इस तरह खोल दिया जैसे वो चाहता हो कि जरकान कार के अंदर बैठकर बात करे। लेकिन जरकान का दिमाग शायद अभी तक अपने आप को हकीकत से एडजस्ट न कर सका था कि इमरान का हाथ यकलख्त हरकत में आया और इसके साथ ही जरकान यूं उछलकर अंदर सीट पर जा गिरा जैसे इमरान ने किसी आदमी की बजाय किसी गेंद को अंदर उछाला हो, और इमरान भी अंदर साथ ही घुस गया। दूसरे लम्हे जरकान का सर टकराया और वो भी सीधा भी ना हो पाया था कि इमरान का हाथ एक बार फिर किसी घोंसे की सूरत में आगे बढ़ा और उसकी मुड़ी हुई उंगलियों का हुक पूरी कुव्वत से जरकान की कनपटी पर पड़ा और सीधा होता हुआ जरकान यकलख्त वापस गिरा और साथ ही उसका जिस्म यकलख्त बेहिस्सो हरकत हो गया। इसका ख्याल रखना, इमरान ने बाहर निकलते हुए जूलिया से कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। जूलिया ने पहले ही रिवॉल्वर निकाल लिया था और वो पीछे की तरफ मुड़ गई थी। इमरान ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया और फिर वो घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया और दूसरे लम्हे उसकी कार तेज़ी से घूमकर सड़क पर चढ़ी और आगे बढ़ती गई। जरकान
पिछली सीट पर आड़े तिरछे अंदाज में बेहोश पड़ा हुआ था। ये इमरान की ही जहानत थी कि वो इस कदर हजूम में से जरकान को इस तरह अगवा करने में कामयाब हो गया था कि किसी को कानों कान खबर तक ना हुई थी। अब इसे कहाँ ले जाना है? जूलिया ने पूछा। देखती जाओ, इमरान ने जवाब दिया और फिर अगले चौक से उसने कार दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। ये वही सड़क थी जिस पर जैगर का फार्म हाउस था और फिर साइड रोड से बढ़ते हुए उसकी कार फार्म हाउस तक पहुंच गई। इमरान ने कार रोकी और नीचे उतरकर वो दौड़ता हुआ फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। फार्म हाउस का फाटक बंद था। इमरान को यकीन था कि अभी ये फार्म हाउस खाली ही पड़ा होगा, इसलिए वो जरकान को यहीं ले आया था। लेकिन फिर भी एहतियातन उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कोई रद्द अमल ना हुआ। तो इमरान ने आगे बढ़कर फाटक की छोटी खिड़की को दबाया तो वो खुल गई और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो खुद ही खिड़की खोलकर बाहर आया था जब वो टाइगर के साथ चेकिंग के लिए आया था और तब से ये खिड़की खुली थी। इसका मतलब था कि इसके बाद अभी तक फार्म हाउस पर कोई नहीं आया। इमरान ने अंदर दाखिल होकर फाटक खोला और फिर बाहर आ गया। तुम लोग इधर उधर होकर निगरानी करोगे, इमरान ने ऊंची आवाज़ में अपने साथियों से कहा और ख़ुद कार में बैठकर कार अंदर लेता गया। बरामदे के सामने कार रोककर वो नीचे उतरा। इस बार जूलिया भी नीचे आ गई। फाटक के पट भेड़ दो, लॉक करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ, इमरान ने जूलिया से कहा और फिर झुककर उसने पिछली सीट पर बेहोश पड़े हुए जरकान को बाहर घसीटा और उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया। जूलिया फाटक की तरफ बढ़ गई थी। इमरान बेहोश जरकान को उठाए एक बड़े कमरे में आ गया। उसने जरकान को एक कुर्सी पर बिठाया और फिर इधर उधर देखने लगा और फिर उसे एक कोने में पड़ी हुई रस्सी का ढेर नजर आ गया। वो तेजी से इधर बढ़ा और उसने पहले रस्सी की मदद से जरकान के हाथ पुश पर करके उसकी कलाइयाँ बांधी और फिर उसके जिस्म को कुर्सी से अच्छी तरह बांधकर उसने बाकी रस्सी से उसके पैरों को भी बांध दिया। जूलिया इस दौरान वापस आ चुकी थी। लंबे तशद्दुद का मंसूबा है, जूलिया ने खुश्क लहजे में कहा। नहीं, मंसूबा तो मुख्तसर है, लेकिन न जाने इस जरकान की तबीयत कैसी है, इसलिए एहतियातन मैंने उसे बांध दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसका हाथ घूमा और दूसरे लम्हे कमरा चटाक की ज़ोरदार आवाज़ से गूंजा। इमरान का भरपूर थप्पड़ जरकान के चेहरे पर पड़ा था। पहले थप्पड़ की गूंज अभी ख़त्म ना हुई थी कि इमरान ने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया और इस बार जरकान की आंखें खुल गईं। इसके होंठों के कोनों से खून की पतली सी लकीर बह निकली थी। कौन हो तुम? जरकान ने होश में आते ही मुतवहिश नज़रों से इमरान और जूलिया के साथ साथ कमरे और अपने बंधे हुए जिस्म को देखते हुए कहा। इज़राइल का नुमाइंदा, जानते हो इज़राइल कौन है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? और वो मादाम, ओह तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जरकान ने होंठ भींचते हुए कहा। अब इसका चेहरा बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर संभल गया है और इसके इतनी जल्दी संभल जाने से ही इमरान समझ गया था कि वो खासा सख्त आदमी साबित होगा। सुनो जरकान, मुझे मादाम लूसिया की रिहाइशगाह का पता चाहिए, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मादाम लूसिया? मैं नहीं जानता किसी मादाम लूसिया को, जरकान ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जानते तो फिर तुम हमारे लिए फजूल हो और मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसने रिवॉल्वर सीधा किया और दूसरे हाथ से झटका देकर उसका चैम्बर खोला जैसे गोलियों की तादाद चेक कर रहा हो और फिर चैम्बर बंद करके उसने बड़े सर्द मोहरे अंदाज में रिवॉल्वर की नाल जरकान की दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर रखी और जरकान की आंखें तेज़ी से फटने लगीं। ठहरो ठहरो, मैं जानता हूँ, जरकान का एतमाद जवाब दे गया। चलो ठहर गया, अब बताओ उसका पता। इमरान का लहजा पहले से भी ज़्यादा सर्द हो गया। मुझे पता मालूम नहीं, वो बस मुझे फ़ोन करती हैं। जरकान एक बार फिर संभल गया था। अगर तुम अपने साथी पोश नगर के कोबरा और उसके 6 साथियों की लाशें देख लेते तो शायद सच बोलने का फैसला कर लेते, लेकिन अब मुझे फिर 140 गोलियां तुम्हारे जिस्म में डालना पड़ेंगी। दरअसल मेरा मसला है कि मैं जब किसी को मारता हूँ तो 140 गोलियों से कम पर राज़ी नहीं होता, और तुम खुद सोचो कि 140वीं गोली खाकर आदमी हलाक होता है तो 139 गोलियों से उसके जिस्म का क्या हशर होगा। इमरान का लहजा
और ज़्यादा सख्त हो गया। जब मैं जानता ही नहीं हूँ तो जरकान ने कहा ही था कि इमरान ने ट्रैगर दबा दिया और जरकान के हलक से चीख निकली। गोली उसके बाजू पर पड़ी थी। अभी तो गिनती शुरू हुई है, इमरान ने कहा और दूसरी गोली जरकान की कलाई पर पड़ी। और फिर वाकई इमरान पर जैसे वहशत का दौरा सा पड़ गया हो। वो एक कितार की सूरत में बाजू पर गोलियां बरसाए जा रहा था और जरकान बेहोश भी हुआ, लेकिन अगली ही गोली उसे फिर होश में ले आती। और फिर जब 8वीं गोली रान में लगी तो जरकान बुरी तरह चीख पड़ा। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब गया था। बब बताता हूँ, जे कॉलोनी, कोठी नंबर 32, जरकान ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और इसके साथ ही अगली गोली ने उसकी पेशानी में सुराख कर दिया और इमरान एक झटके से वापस मुड़ा और दरवाजे की तरफ इस तरह बढ़ गया जैसे उसने किसी इंसान पर निशानाबाजी करने की बजाय किसी रेत की बोरी पर फायरिंग की हो। उसका चेहरा इस कदर सख्त था कि जूलिया को अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था कि ये इमरान का ही चेहरा है। उसने बेइख्तियार झुरझुरी ली और इमरान के पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इमरान ने फार्म हाउस से निकलकर मखसूस अंदाज में हारन दिया तो फार्म हाउस की दोनों साइडों पर छुपी हुई कारें आगे बढ़ाईं और इमरान उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ कार को आगे बढ़ा ले गया। तुमने वाकई हैरत अंगेज जहानत से सारा मंसूबा मुकम्मल कर लिया है लूसिया, सोफे नुमा कुर्सी पर बैठते हुए भारी जिस्म के गैर मुल्की ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू बॉस, वैसे ये मुल्क इंतहाई पसमानदा है और यहाँ के लोग इंतहाई अहमक हैं, इसलिए मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। सामने कुर्सी पर बैठी हुई लूसिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चीफ बॉस थोड़ी देर पहले ही पहुंचा था। वो चूँकि खसूसी चार्टर्ड त्यारे से आया था इसलिए वो जल्द पहुंच गया था, जबकि जिस टीम को वो साथ ले आ रहा था वो आम जहाज से आ रहे थे और इनके यहाँ पहुंचने में अभी 6 घंटे रहते थे। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले तो फिर नज़र नहीं आए? बॉस ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं बॉस, मेरा ख्याल है कि मेरे सेंटर और ग्रुप का खात्मा कर देने के बाद वो खामोश हो गए हैं। वैसे भी वो किसी सूरत हम तक नहीं पहुंच सकते। हमने काम ही ऐसा किया है। सब कुछ तो कानूनी तरीके से हुआ है। अलबत्ता ये स्पेशल एजेंसी वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर वो ज्वेलरी क्यों हासिल करना चाहते थे? लूसिया ने कहा। हो सकता है इन्हें कहीं से मुखबरी हो गई हो। मेरा ख्याल है कि 10,000 पर छापा भी इसी चक्कर में पड़ा होगा और वहीं से इन्हें ज्वेलरी के बारे में इल्म हुआ होगा। चीफ बॉस ने कहा। हो सकता है बॉस। वैसे अब हमें T2 को किसी और शक्ल में बाहर निकालना होगा। अब ये ज्वेलरी वाला सिलसिला गलत हो गया है, लूसिया ने कहा। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, अब T2 मुकम्मल तौर पर शुरू से हमारे हाथ आ गया है, इसलिए अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले चूँकि हमें सिर्फ ज्वेलरी की शेप में ही मिल सकता था, इसलिए ये सिलसिला ही अपनाना पड़ा। हमने पूरी प्लानिंग सेट कर ली है, चीफ बॉस ने कहा। लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, साइड मेज़ पर पड़ा हुआ टेलीफोन बज उठा और लूसिया चौंक कर उठी और उसने मेज़ के करीब जाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मादाम लूसिया ने जानबूझकर अपना नाम न बताया। मैं जरकान का नंबर 2 रेलगर बोल रहा हूँ, मादाम लूसिया से बात कराएं। दूसरी तरफ से तेज़ लहजे में कहा गया। यस, मैं लूसिया बोल रही हूँ, जरकान कहाँ है? मादाम लूसिया ने इस बार सख्त लहजे में कहा। मादाम, मैंने इसीलिए कॉल की है। बॉस जरकान जुए खाने में थे कि उन्हें काउंटर से एक कॉल मिली और वो किसी को बताए बगैर बाहर चले गए। जब वो काफ़ी देर तक वापस ना लौटे तो मैंने काउंटर क्लर्क से मालूम किया तो उसने बताया कि एक मुकामी आदमी आया था। उसने मादाम लूसिया का हवाला देकर बॉस को बाहर बुलाया था और बॉस उसके साथ चले गए थे। काउंटर क्लर्क ने भी यही बताया है कि बॉस उसे पहचानते ना थे। तो मैं चौंक पड़ा और फिर मैंने बाहर आकर मालूमात की तो मुझे एक स्टॉल वाले ने बताया कि 3 कारें आई थीं, जिनमें से एक कार में एक गैर मुल्की लड़की बैठी थी, जबकि बाकी 2 कारों में मुकामी आदमी थे और बॉस जरकान को उस लड़की वाली कार की पिछली सीट पर इस तरह बिठाया गया जैसे ज़बरदस्ती की गई हो और फिर कारें वापस चली गईं। चुनाचे मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूँ, रेलगर ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये कैसे हो सकता है? मैंने अगर जरकान से बात करनी होती तो मैं फ़ोन भी कर सकती थी। तुम फ़ौरन मालूम करो कि जरकान कहाँ है, मादाम लूसिया ने तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने जल्दी से रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर जल्जले के से आसार थे। क्या बात है? चीफ बॉस भी लूसिया की बात सुनकर
उछलकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है कि जरकान को ज़बरदस्ती अगवा किया गया है और अगवा करने वाले मुकामी और गैर मुल्की लड़की है, लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? लूसिया ने होंठ काटते हुए कहा। ओह ओह, ये यकीनन स्पेशल एजेंसी का काम होगा। उन्होंने वहाँ घाट पर कोई आदमी लाजमन ढूंढ निकाला होगा जो जरकान को जानता होगा। आखिर जरकान यहाँ का मुकामी आदमी है और अब वो लोग यकीनन इससे तुम्हारा पता मालूम करेंगे। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, मुकामी आदमियों का मेकअप कर लेना चाहिए था। और सुनो, हमें अब फ़ौरन ये जगह छोड़ देना चाहिए, अभी और इसी वक्त। चीफ बॉस ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। आप ठीक कह रहे हैं बॉस, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, लूसिया ने कहा। और फिर जल्दी से उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। यस, दूसरे लम्हे दरवाजे पर रॉबर्ट नमूदार हो गया। रॉबर्ट, हमारी इस कोठी पर किसी भी लम्हे रेड हो सकता है और मैं चाहती हूँ कि रेड करने वाले बच कर ना जाएं, एक भी बच कर ना जाए। मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उन्हें ज़िंदा गिरफ्तार करना चाहती हूँ, लूसिया ने तेज़ लहजे में कहा। ओह मादाम, जिंदा वाली बात तो शायद मुमकिन ना हो। अलबत्ता साथ वाली कोठी भी हमारे पास है, हम खुफिया रास्ते से उधर मुंतकिल हो सकते हैं, रॉबर्ट ने परेशान होते हुए कहा। तुम्हारे पास ज़ीरो रेस गन तो है, तुमने बताया था मुझे, लूसिया ने कहा। ओह यस मादाम, ज़ीरो रेस गन है, और ना सिर्फ एक है बल्कि 10 रेस गनें हैं हमारे पास, रॉबर्ट ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, जल्दी से मुझे और चीफ बॉस को साथ वाली कोठी में शिफ्ट करो और फिर वो रेस गनें हमें ला दो, जल्दी, फ़ौरन, लूसिया ने चीखते हुए कहा। यस मादाम, आइए, रॉबर्ट ने कहा और फिर तेज़ी से एक तरफ को मुड़ा। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है लूसिया, चीफ बॉस ने कहा। ओ नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं, लूसिया के लिए कोई रिस्क नहीं हो सकता, आइए, लूसिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर चीफ बॉस और मादाम लूसिया दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते रॉबर्ट के पीछे दौड़ते हुए एक राहदारी में आए। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जो बंद था। रॉबर्ट ने दरवाज़ा खोला तो सामने सीढ़ियाँ नीचे जाती दिखाई दी। सीढ़ियाँ उतरकर वो सब एक तय खाने में पहुँचे और फिर रॉबर्ट ने एक दीवार में मैकेनिज्म के ज़रिए खुफिया दरवाज़ा खोला और चीफ बॉस और मादाम लूसिया को दूसरी तरफ जाने का इशारा किया और वो दोनों आगे बढ़ गए। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो वाकई साथ वाली कोठी में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट भी अपने 4 साथियों समेत वहाँ पहुँच गया। उनके हाथों में एक एक रेस गन मौजूद थी। ये लीजिए ज़ीरो रेस गनें, मैं ज़रूरी सामान शिफ्ट कर लूँ, रॉबर्ट ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं सामान शिफ्ट करने की, ज़ीरो रेस गन से मैं इन्हें बेबस कर दूँगी। और सुनो, तुम सब बदस्तूर उस कोठी में रहो, वो लोग यकीनन मुझे तलाश करने आएंगे और जब मुझे ना पाएंगे तो वो लाजमन तुम्हें पकड़कर तुम पर तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे और ऐसा होते ही मैं उन पर रेस गन फायर कर दूंगी। लेकिन तुम अकेले अंदर रहना, तुम्हारे तमाम साथी बाहर चले जाएं और निगरानी करेंगे ताकि अगर कोई बाहर रह जाए तो ये मुझे ट्रांसमीटर पर इतला देंगे, लूसिया ने तेज़ तेज़ लहजे में हिदायत देते हुए कहा। यस मादाम, जैसे आपका हुक्म, रॉबर्ट ने कहा और फिर उसने अपने साथियों को वापस चलने का हुक्म दिया और वो तेज़ी से कोठी के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आखिर तुम ये रिस्क क्यों लेना चाहती हो, चीफ बॉस ने होंठ काटते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैंने यहाँ के लोगों को चेक कर लिया है, वो बिल्कुल ही अहमक हैं। मैं इनका तमाशा देखना चाहती हूँ। वैसे भी अगर इन्हें ट्रैप ना किया गया और कोठी खाली हुई तो फिर वो लोग मुस्तकिल हमारे पीछे लगे रहेंगे और हमारा सारा प्रोग्राम ही गड़बड़ हो जाएगा, लूसिया ने मुतमईन अंदाज में कहा। और चीफ बॉस कंधे उचका कर खामोश हो गया। रॉबर्ट वापस जा चुका था। जाहिर है दरमियानी खुफिया रास्ता भी बंद कर दिया गया होगा। आइए बॉस, दूसरी मंजिल के एक कमरे से हम आसानी से कोठी का सहन और बैरूनी मंजर देख सकते हैं, लूसिया ने कहा। और फिर वो चीफ बॉस को साथ लिए दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इमरान ने कार जे कॉलोनी के पहले चौक पर पहुंचकर एक साइड पर रोक दी और खुद बाहर आ गया। जूलिया भी इसके साथ ही निकल आई। चंद लम्हों बाद सफ्तर और सिद्दीकी की कारें भी वहां पहुंच गईं और वो भी इमरान और जूलिया को कार से बाहर देखकर खुद भी बाहर आ गए। सुनो, हमने इस कॉलोनी की कोठी नंबर 32 पर रेड करना है। एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम सिल्वर हैंड्स की मादाम लूसिया हमारा टारगेट है।
अब मेरी बात गौर से सुनो। मादाम लूसिया को यकीनन इल्म ना होगा कि कोठी पर रेड हो रहा है, इसलिए वो अपनी जगह मुतमिन होगी और न जाने इस कोठी में कितने अफराद हों। इसलिए मैं और जूलिया मास्क मेकअप करके कोठी के अंदर जाएंगे और तुम लोग बाहर से निगरानी करना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें रेड कॉशन देकर बुला लूँगा। इमरान ने इन्हें हिदायत देते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम इस मादाम लूसिया को जिंदा पकड़ना चाहते हो? जूलिया ने कहा। हाँ, और ये ज़रूरी है। इससे हम सिल्वर हैंड की तंजीम और इसके चीफ बॉस के मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इस तंजीम का मुकम्मल खात्मा आसान हो जाएगा। मैं इस सारे किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन असल मामला क्या है, कुछ पता तो चले। सफदर ने कहा। ये मुनशियात का चक्कर है, इतना तो तुम्हें मालूम है। बाकी तफसीलात अपने बॉस से पूछ लेना। अगर मैंने तुम्हें तफसील बतानी शुरू कर दी तो फिर मुझे यहाँ सालसी अदालत लगानी पड़ेगी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सालसी अदालत? क्या मतलब? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, तुम्हें इससे वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए तुम इसका मतलब नहीं समझ सकती। ये शोहर और बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े निपटाने के लिए लगाई जाती है। इमरान ने जवाब दिया और एक बार फिर उसके साथी मुस्कुरा दिए। तुम पर फिर दौरा पड़ने लगा है, जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। दौरा पड़ने पर ही तो अदालत लगाई जाती है। बहरहाल सफदर, तुम पहले जाकर कोठी नंबर 32 का जायजा लो। हो सकता है उन्होंने बैरूनी तौर पर निगरानी का इंतज़ाम किया हो। मैं और जूलिया इस दौरान मेकअप कर लेते हैं, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। तुम किस किस्म का मेकअप करना चाहते हो? क्या वो मादाम लूसिया तुम्हें पहचानती है? जूलिया ने पूछा। पहचानने वाला मसला नहीं है। मैं अंदर दाखिल होने और मादाम लूसिया से मिलने के लिए मेकअप करना चाहता हूँ। हमने नारान के बाशिंदों जैसा मेकअप करना है ताकि अपने ही मुल्क के लोगों को देखकर उसका जज्बा हम वतनी जाग पड़े। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो दोबारा कार के अंदर बैठ गया। उसने सीट के नीचे मौजूद बॉक्स से मेकअप मास्क निकाले और फिर सबसे पहले उसने अपने चेहरे और सर पर मास्क चढ़ाकर उसे बैक मिरर की मदद से एडजस्ट किया। अब वो शक्ल, नकूश और रंगत के लिहाज से वाकई नारान का एक बाशिंदा लग रहा था। इसके बाद जूलिया का मेकअप भी उसने खुद किया और हर तरफ से मुतमईन होकर वो बाहर निकलने ही लगा था कि कार का पिछला दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर दाखिल होकर बैठ गया। इमरान साहिब, मेरे ख्याल में कोठी की बाकायदा निगरानी हो रही है। मैंने 4 गैर मुल्कियों को तो मार्क किया है। सफदर ने कहा। ओह, क्या वो नारान के बशिंदे थे जैसे इस वक्त हम हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, बिल्कुल वो आप जैसे थे, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, अब मेरी बात सुन लो। मैं और जूलिया कार में अंदर जाएंगे जबकि तुम अपने साथियों समेत बाहर रहोगे, और जब मैं रेड काशन दूँ तब तुमने सबसे पहले इन निगरानी करने वालों पर काबू पाना है, फिर अंदर आना है। इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि अगर इन निगरानी करने वालों पर हम पहले काबू पा लें तब आप अंदर जाएं, वरना हो सकता है कि ऐन मौका पर कोई मसला खड़ा हो जाए। सफदर ने कहा। चलो ठीक है, लेकिन इस तरह अगर अंदर आने वाले चौंक पड़े तो? इमरान ने जवाब दिया। नहीं, मैंने इनकी पोजीशंस चेक की हैं, इन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। वो एक ज़ेरे तमीर कोठी की दीवार की ओट में इकट्ठे मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, जाओ पहले इनका बंदोबस्त कराओ। और सुनो, वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। वॉच ट्रांसमीटर पर कॉशन दे देना, हम यहाँ से चल पड़ेंगे, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतर आया। इमरान, एक बात तो बताओ। सफदर के जाने के बाद जूलिया ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। एक बात? क्या मतलब? एक से ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं है, इमरान ने चौंक कर जवाब दिया और जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। नहीं, फ़िलहाल एक बात, जूलिया ने दोबारा संजीदा होते हुए कहा। अच्छा पूछो, लेकिन तुम भी एक ही बात पूछना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने महसूस किया है कि तुम जल्द ही किसी लड़की से शादी करने वाले हो, और वो भी अपनी किसी रिश्तेदार लड़की से। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है। जूलिया का लहजा बेहद संजीदा था। तुमने महसूस किया है? वाह, बहुत खूब, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जूलिया ने कहा। जवाब तो दे दिया है, और क्या बताऊं? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। नहीं, वाज़े तौर पर बताओ, जूलिया ने होंठ काटते हुए पूछा। तुमने खुद वाज़े बात नहीं की। वो लफ्ज़
महसूस तो बड़ा वसी लफ्ज़ है। इमरान ने बात टालने के से अंदाज में जवाब दिया। मैंने लफ्ज़ महसूस इसलिए इस्तेमाल किया है कि पहले तुम बात बात पर मजाक करते थे। ये मजाक मुझे बेहद बुरा महसूस होता था, लेकिन अब काफ़ी दिनों से तुम्हारा रवैया बदल गया है तो मुझे यूँ महसूस होने लगा है जैसे तुम इस बारे में कोई फ़ैसला कर चुके हो। और मैं तुम्हारे ख़ानदानी रस्म व रिवाज को भी जानती हूँ। तुम्हारी वालदा लाजमन अपने ही ख़ानदान की किसी लड़की को अपने इकलौते बेटे की बीवी बनाना चाहती होंगी। जूलिया के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। तुम चूँकि बेहद संजीदा हो गई हो, इसलिए मैं भी तुम्हें संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ। तुम हर लिहाज से एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मिस जूलियाना फ़िंटरवाटर, हमारी ज़िंदगियाँ मुल्क व कौम की खातिर वक्फ़ हैं। हमारा हर सांस मुल्क की अमानत है, और जिस निज पर हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं या गुजरेंगी, इस स्टेज पर हमारे ज़ाती एहसासात व जज्बात कोई हैसियत नहीं रखते। इसलिए मैं इस ज़िंदगी में शादी जैसे बखेड़े पालने का कतई कायल नहीं हूँ। ये इन लोगों का काम है जो कम अज़ कम सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक नहीं है। और फिर हम में से किसी की ज़िंदगी का चिराग सिर्फ एक गोली का मरहूने मिन्नत है, और ये गोलियाँ हर लम्हे हमारे इर्द गिर्द बरसती रहती हैं। बाकी रही मजाक वाली बात, तो दरअसल ये मजाक सिर्फ जहन को हल्का फुल्का रखने और कारकर्दगी में संजीदगी की गर्द झाड़ने के लिए होता था। मेरा कतन ये मकसद नहीं रहा कि मैं तुम्हारे या किसी और के जज्बात व एहसासात को मजरूह करूं, और अगर मेरी वजह से तुम्हारे या किसी और के जज्बात व एहसासात मजरूह कर रहा हूं, तो मैंने नाक से 7 लकीरें निकाल ली हैं, और अगर कहो तो तुम्हारे सामने 8वीं लकीर भी निकाल सकता हूँ। इमरान जवाब के आगाज़ में तो बेहद संजीदा था, लेकिन आखिर में आकर उसकी ज़ुबान फिर गैर संजीदगी की तरफ माइल होने लगी। मतलब है कि तुम अब हमसे वो ख्वाब भी छीन लेना चाहते हो जो हमारी पथरीली ज़िंदगी में कभी कभी फूल खिला देते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जूलिया ने कांधे उचकाते हुए कहा। वाह, क्या खूबसूरत डायलॉग है, कौन से नावल में पढ़ा है? इमरान ने कहा, और जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है, जूलिया ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। लेकिन अभी तो तुम ख्वाब कह रही थी, इमरान ने चौंक कर कहा, और जूलिया ने बजाय जवाब देने के कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। और इमरान बेइख्तियार अपने सर पर हाथ फेरने लगा। उसी लम्हे इमरान की कलाई पर ज़रबे लगने लगी तो उसने चौंक कर रेस्ट वॉच का बटन बाहर खींच लिया, और इसके साथ ही डायल पर सुर्ख रंग का हिंसा जलने बुझने लगा। यस, इमरान अटेंडिंग, ओवर। इमरान ने कहा। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहिब, हमने चारों को एडजस्ट कर लिया है और ख़ुद भी पोजीशनें संभाल ली हैं। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने महसूस किया है कि साथ वाली मुलेका कोठी जिसका नंबर 31 है, इसकी दूसरी मंजिल के एक कमरे में एक गैर मुल्की औरत और एक गैर मुल्की मर्द मौजूद हैं। गैर मुल्की औरत के हाथों में ऐसी गन है जैसे रेस गन होती है, और इसकी नज़रें भी कोठी नंबर 32 पर जमी हुई हैं। ओवर। सफदर ने कहा। ओह, आज शायद महसूसात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहले जूलिया ने भी यही कहा है कि उसने महसूस किया है, और अब तुम भी महसूस कर रहे हो। ओवर, इमरान ने कहा, और दूसरी तरफ से उसे सफदर का हल्का सा कहकहा सुनाई दिया। मिस जूलिया ने जो महसूस किया होगा वो मैं जानता हूँ, अलबत्ता मैंने जो महसूस किया है वो भी दुरुस्त ही है। गो इस कोठी की दूसरी मंजिल के कमरे के शीशे टेंटेड हैं, लेकिन जब मुझे शक हुआ तो मैंने इसका बगौर जायजा लिया। ओवर, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया। तुमने भी दुरुस्त महसूस किया है। अब सारा खेल मुझे भी महसूस होने लगा है। ये गैर मुल्की औरत यकीनन मादाम लूसिया होगी, और उसे यकीनन हमारी आमद की इत्तला मिल गई है, इसलिए वो रेस गन लिए हमारी महसूसात को मुंजमद करने के लिए तैयार बैठी है। तुम ऐसा करो कि कोठी नंबर 32 के साथ साथ 31 की निगरानी भी करो। अब मैं पहले कोठी नंबर 31 को महसूस करूँगा। ओवर, इमरान ने कहा। ओह, मैं समझ गया, पहले आप कोठी नंबर 31 पर रेड करना चाहते हैं। उसकी अगली तरफ खुली हुई है। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओके, इन महसूसात का शुक्रिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वॉच ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने अपना मेकअप साफ करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? मेकअप क्यों साफ कर रहे हो? जूलिया ने कार में बैठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने महसूस किया है कि इमरान ने कहना शुरू ही किया था कि जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में उसे टोक दिया। सुनो इमरान, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं पहुंचता। जूलिया का लहजा वाकई बेहद गुस्सीला था।
बिल्कुल यही बात मैंने महसूस की थी, तो तुम नाराज़ हो गई। बहरहाल सफदर की कॉल से सूरत-ए-हाल बदल गई है। कोठी नंबर 32 में हमारे लिए जाल बिछाया गया है, इसलिए अब प्रोग्राम बदल दिया है मैंने। इमरान ने जवाब दिया। तो मैं भी मेकअप ख़त्म कर दूं? जूलिया ने कहा। हाँ, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और जूलिया ने भी मास्क उतारना शुरू कर दिया और इमरान कार आगे बढ़ा ले गया। फिर उसने कोठी नंबर 31 की साइड रोड पर कार मोड़ दी और उसे बड़े इत्मीनान से चलाता हुआ उसके अकब में ले गया। उधर छोटी सड़क थी। इमरान ने कार आगे जाकर एक ज़ेरे तामीर कोठी की अकबी दीवार के साथ रोकी और फिर कार से नीचे उतर आया। आओ, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा और जूलिया भी सर हिलाती हुई नीचे उतर आई। कोठी नंबर 31 की अकबी दीवार खासी नीची थी और दूसरी मंजिल की इस तरफ कोई खिड़की भी ना थी, इसलिए इमरान जूलिया समेत बड़े इत्मीनान से चलता हुआ अकबी दीवार की तरफ बढ़ गया और फिर चंद लम्हों बाद ही वो दोनों इस दीवार को पार करके कोठी के अंदर पहुंच गए। चंद लम्हे दीवार के साथ दुबक कर उन्होंने दीवार से कूदने का रद्द-ए-अमल चेक किया और फिर इमरान तेज़ी से आगे बढ़ गया। जूलिया उसके पीछे थी। कोठी की अकबी तरफ पानी के पाइप ऊपर छत तक जा रहे थे। चुनाचे इमरान एक पाइप की तरफ बढ़ा और फिर वो किसी फुर्तीले बंदर की तरह ऊपर चढ़ता गया। जाहिर है जूलिया ने भी उसकी पैरवी की और चंद लम्हों बाद वो दोनों यके बाद दीगरे छत पर पहुंच गए। सिर्फ किनारों पर आहिस्ता चलना, नीचे वो लोग मौजूद हैं, इन्हें पैरों की धमक महसूस नहीं होनी चाहिए। इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। जूलिया ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था कि तुम महसूस कर सकती हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जूलिया ने होंठ दबा लिए। अब वो इस लम्हे को पछता रही थी जब उसने इमरान से बात की थी, क्योंकि अब इमरान एक नए अंदाज से उसे मुसलसल जिच करने पर तुल गया था। सीढ़ियों के दरवाजे से निकलकर वो इंतहाई एहतियात से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँचे और फिर उनके कानों में किसी के बातें करने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता राहदारी में चलता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। जूलिया भी अब बेहद मोहतात हो गई थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसकी साइड में मौजूद खिड़की के पट खुले हुए थे और इमरान ने खिड़की के पास रुककर आहिस्ता आहिस्ता सर आगे बढ़ाया। कमरे में एक औरत और मर्द मौजूद थे और दोनों की उनकी तरफ साइड थी और उनकी नज़रें दूसरी तरफ जमी हुई थी। मेरा ख्याल है लूसिया, वो लोग ज़रकान से यहाँ का पता मालूम नहीं कर सकते, वरना अब तक लाजमन वो यहाँ पहुँच जाते। उस मर्द ने कदरे तेज़ आवाज़ में कहा। मुझे भी अब यही महसूस होने लगा है चीफ बॉस, उस लड़की ने जवाब दिया। ये भी महसूस कर रही है, इमरान ने मुड़कर धीमे लहजे में जूलिया के कान में कहा और जूलिया इस बार बेख्तियार मुस्कुरा दी। इंतहाई होशियार रहना, ये महसूसा बेगम मुझे कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रही है, इमरान ने कहा और फिर इसने रिवॉल्वर को खिड़की के खुले हुए पट के साथ रखा और दूसरे लम्हे कमरा गोली चलने के ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा और गोली चलते ही इमरान बिजली की सी तेज़ी से लपका और उसने पूरी कुव्वत से लात मारकर बंद दरवाज़ा खोला और रिवॉल्वर उठाए अंदर दाखिल हो गया। तो क्या महसूस होने लगा है मादाम लूसिया, मैं भी तो सुनूं, इमरान ने रिवॉल्वर का रुख इन दोनों की तरफ करते हुए कहा और कमरे में मौजूद दोनों की आंखें हैरत से इस कदर फैल गईं कि इमरान को खतरा महसूस होने लगा कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर चेहरे पर आंखें ही आंखें रह जाएंगी। तुम कौन हो? मादाम लूसिया ने अपने आप को संभालते हुए कहा। रेस गने इनके हाथों से निकलकर दूर कोने में जा गिरी थी और इसके साथ खड़े चीफ बॉस के चेहरे पर अभी तक हैरत के आसार नुमाया थे। ओह अच्छा अच्छा, तारुफ भी ज़रूरी है। दरअसल हम देसी टाइप के लोग हैं, इसलिए बगैर तारुफ के ही बातचीत शुरू कर देते हैं। वैसे तारुफ की मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम मादाम लूसिया है और ये चीफ बॉस है। और अब तुम पूछोगी कि किसका चीफ बॉस, तो मैं बड़े इत्मीनान से सही जवाब देकर इनाम हासिल करने का हकदार बन जाऊंगा। बस मेरा जवाब होगा सिल्वर हैंड्स और तुम चीख कर इनाम का ऐलान कर दोगी। इमरान की ज़ुबान बड़ी रवानी से चल पड़ी थी। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर, मादाम लूसिया ने होंठ दबाते हुए करख्त लहजे में जवाब दिया। बस यही एक मर्ज़ है मुझ में, इसीलिए तो मिस जूलियाना फिंटरवाटर भी
मुझसे नाराज़ रहती हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो और तुम कौन हो? चीफ बॉस ने यकलख्त गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम अच्छे चीफ बॉस हो कि अपनी ही तंजीम को बकवास कह रहे हो। वैसे तुमने यहाँ आकर मेरा अच्छा खासा खर्चा बचा दिया है, वरना पहले मेरा ख्याल था कि मैं मादाम लूसिया के साथ हनीमून मनाने के लिए जब नारायण जाऊँगा तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। इमरान ने जवाब दिया। इसके लबों पर बड़ी शरारत भरी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। इमरान, वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। उसे शायद इमरान का हनीमून वाला फ़िक्रा पसंद ना आया था, लेकिन इससे पहले कि इसका फ़िक्रा मुकम्मल होता, मादाम लूसिया यकलख्त इस तरह उछली कि जैसे बिजली चमकती है, और इमरान और जूलिया दोनों ही ज़र्ब खाकर बेख्तियार कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उसी लम्हे चीफ बॉस ने यकलख्त दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ पुश्त के बल वापस फर्श पर जा गिरा। तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर चीफ बॉस? पहले फैसला तो होने दो कि मुझे किसके साथ हनीमून मनाना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर मादाम लूसिया ने इन पर छलांग लगाकर कलाबाजी खाई और एक बार फिर वो उछलकर इन पर ज़र्ब लगाने के लिए बढ़ी। जूलिया, इमरान ने चीख कर एक तरफ हटते हुए कहा, और जूलिया इसके हाथ से रिवॉल्वर पहली ही ज़र्ब की वजह से निकलकर दूर जा गिरा था। इमरान की आवाज़ सुनते ही यकलख्त उछलकर एक तरफ हटी और उछलकर अपने ऊपर आती हुई मादाम लूसिया को उसने किसी लट्टू की तरह घूमकर लात जमा दी, और मादाम लूसिया चीखती हुई पलटकर नीचे गिरी ही थी कि इस बार जूलिया ने इस पर छलांग लगा दी। वो इमरान का मतलब समझ चुकी थी कि उसे इस मादाम को संभालना है। चीफ बॉस नीचे गिरते ही किसी गेंद की तरह उछला और उसने यकलख्त घूमकर इमरान के पहलू पर ज़र्ब लगानी चाही, लेकिन इमरान उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से घूमा और इस बार चीफ बॉस के हलक से ज़िबा होती हुई बकरी जैसी गुरगुराहट निकली और वो फर्श पर गिरकर इस तरह हाथ पैर पटकने लगा जैसे उसके जिस्म से कोई जबरन रूह को बाहर खींच रहा हो। आराम से पड़े रहो मिस्टर चीफ बॉस, मैं ज़रा इत्मीनान से महसूसात की जंग देखना चाहता हूँ, इमरान ने कहा, और चीफ बॉस वाकई चंद लम्हे फड़कने के बाद साकित हो गया। इमरान की घूमती हुई लात की ज़ोरदार ज़र्ब ने चीफ बॉस की रीढ़ की हड्डी के बैक वक्त कई मोहरे तोड़ दिए थे। उधर जूलिया और मादाम लूसिया के दरमियान वाकई ज़ोरदार लड़ाई जारी थी। मादाम लूसिया के लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो किसी सूरत में भी जूलिया से कम नहीं है, और फिर वाकई उसने जूलिया को बड़े माहिराना अंदाज के खौफनाक दाव ब्लैक कोबरे में फंसा लिया था। जूलिया का सर ज़मीन पर टिका हुआ मादाम के दोनों पैरों में जकड़ा हुआ था और उसकी दोनों टांगे मादाम लूसिया ने पकड़कर उन्हें मुखालिफ सिमतों में दुबा रखा था, और इमरान ने होंठ भींच लिए। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो आगे बढ़कर जूलिया को इस खौफनाक दाव से निजात दिला दे, लेकिन फिर वो रुक गया, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तो फिर जूलिया बाकी तमाम उम्र एहसास कमज़ोरी का शिकार हो जाती। और उसी लम्हे जूलिया ने यकलख्त ज़मीन पर टिकी हुई अपनी दोनों कोहनियाँ तेज़ी से घुमाईं और ज़ोरदार ज़र्ब मादाम लूसिया की पिंडलियों पर मारी, और मादाम लूसिया बेख्तियार चीखती हुई नीचे जा गिरी। ये ब्लैक कोबरा से बचने का सबसे मुश्किल तरीन दिफा था, लेकिन जूलिया ने वाकई इसे बड़े माहिराना अंदाज में इस्तेमाल किया था। वेल डन जूलिया, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सब्र से सच्चे महसूसात का इंतज़ार करता रहूं, इमरान ने कहा, और इमरान के इस फिक्रे ने वाकई जूलिया के जिस्म में जैसे पारा सा भर दिया। मादाम लूसिया ने गिरते ही करवट बदलकर जूलिया को अपने जिस्म के नीचे दबाना चाहा, लेकिन जूलिया ने अपने जिस्म को ज़ोर से पीछे की तरफ झटका दिया और इसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से मादाम लूसिया की थोड़ी पर पड़े और मादाम लूसिया के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई और इसकी गिरफ्त खुद ब खुद जूलिया की टांगों पर ख़त्म हो गई और जूलिया न सिर्फ उछलकर खड़ी होने में कामयाब हो गई, बल्कि उसने किसी लट्टू की तरह घूमकर पूरी कुव्वत से सैंडल की टो मादाम लूसिया के जबड़े पर मारी और फिर यकलख्त झुककर उसने लूसिया के ज़र्ब खाकर मुड़ते हुए जिस्म को दोनों हाथों में पकड़ा और उसे यकलख्त ज़रा सा ऊपर उठाकर चक्कर देकर नीचे फेंक दिया कि मादाम लूसिया पूरी तरह मुड़ ही ना सकी। अलबत्ता उसका चेहरा जूलिया के सामने आ गया और फिर जूलिया ने उछलकर दोनों पैर जोड़कर पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर जमा दिए और मादाम लूसिया के हलक से खौफनाक चीख निकली। जूलिया की नोकदार एड़ियों और जूते की ज़र्ब ने वाकई मादाम लूसिया के चेहरे का बर्ता बनाकर रख दिया।
उसकी नाक पिचक गई थी और दोनों गालों में खौफनाक सुराख बन गए थे और मादाम लूसिया एक लम्हे के लिए फड़की और फिर साकित हो गई। बस बस, तुमने तो इस बेचारी को बिल्कुल ही गैर महसूस बना दिया है, उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया है। इमरान ने जूलिया को पकड़कर एक तरफ हटाते हुए कहा, क्योंकि जूलिया उसके चेहरे पर दूसरी ज़रब लगाने के लिए उछलने ही वाली थी और जूलिया हांफती हुई एक तरफ हट गई। उसका चेहरा खून की हिद्दत से सुर्ख पड़ गया था, क्योंकि इसने अपने आप को लूसिया के जिस दाव से बचाया था उसका तासुर अभी तक उसके चेहरे पर मौजूद था। यह ऐसा खौफनाक दाव था कि जूलिया हमेशा के लिए मौत की तारीकियों में डूब सकती थी। इमरान ने वॉच ट्रांसमीटर का बटन खींचा और फिर जैसे ही डायल पर सुर्ख नुक्ता चमका, इमरान ने घड़ी को मुंह से लगा लिया। हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने कहा। यस सफ्दर अटेंडिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर ने जवाब दिया। ग्रोह के सरगना काबू में आ चुके हैं। अब मैं कोठी में जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अंदर 1-2 आदमी ही होंगे, क्योंकि हमें ट्रैप करने के लिए वो ज़्यादा आदमी अंदर ना रख सकते थे। बहरहाल तुम होशियार रहना, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, ओवर। इमरान ने कहा। आप अकेले जाएंगे, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर ने चौंक कर कहा, फ़िलहाल तो अकेला ही हूँ, इसलिए अकेला ही जाना पड़ेगा, ओवर एंड ऑल। इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा और जूलिया भी मुस्कुरा दी। तुम इनका ख्याल रखना, इन्हें जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि इनसे बाकी तंजीम की तफसीलात मालूम करनी है। इमरान ने आगे बढ़कर एक तरफ पड़ी हुई रेस गन उठाते हुए जूलिया से कहा और जूलिया के सर हिलाने पर वो दौड़ता हुआ कमरे से निकला और फिर राहदारी क्रॉस करके वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे बरामदे में आ गया। मुलेका कोठी के साथ मुश्तरका दीवार कुछ ज़्यादा ऊंची ना थी, इसलिए वो बरामदे से होता हुआ मुश्तरका दीवार तक पहुंचा और फिर उसने गन कांधे पर लटकाई और उछलकर दोनों हाथ दीवार पर रखे। दूसरे लम्हे उसका जिस्म कौस की सूरत में उछलकर दीवार पर जाकर टिक गया। कोठी खाली नज़र आ रही थी। इमरान एक लम्हा देखता रहा और फिर वो उठा और बजाय अंदर कूदने के वो दीवार पर तेज़ी से दौड़ता हुआ पिछली तरफ को बढ़ गया। उसे यकीन था कि कोठी के अंदर लाजमन कोई मौजूद होगा और अगर वो सामने के रुख नीचे कूदता तो हो सकता है कि वो निशाना बन जाए और खुली जगह पर वो आसानी से निशाना बन सकता था। इसलिए बजाय नीचे कूदने के वो पिछली तरफ गया और फिर इमारत शुरू होने के थोड़े ही फासले पर वो जानबूझकर साइड गली में ज़ोर से कूद गया। उसके इस तरह कूदने से अच्छा खासा धमाका हुआ और इमरान चाहता भी यही था। चुनाचे कूदने के बाद वो कंधे से गन उतार कर तेज़ी से इमारत की दीवार के साथ चिपक गया। चूँकि ये साइड गली सामने और पिछले लॉन दोनों तरफ खुलती थी, इसलिए वो फैसला ना कर पा रहा था कि उसे पिछले लॉन से चेक किया जाएगा या सामने से। इसलिए वो दीवार से चिपका हुआ दोनों तरफ बड़े चौकन्ने अंदाज से देख रहा था। उसी लम्हे उसके हसास कानों में इमारत के सामने के रुख किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। वो जल्दी से आगे बढ़ता गया और फिर इमारत के कोने पर जाकर रुक गया। चंद लम्हों बाद एक आदमी के सामने के रुख से साइड पर आने की आहट सुनाई दी। फिर एक गैर मुल्की ने सर बाहर निकाल कर साइड गली में झांका ही था कि इमरान ने रेस गन का ट्रैगर दबा दिया। रेस गन से सुर्ख रंग की शुआ निकली और झांकते हुए गैर मुल्की के चेहरे पर पड़ी। दूसरे लम्हे एक चीख के साथ ही इस गैर मुल्की के गिरने का धमाका सुनाई दिया और इमरान उछलकर आगे आया। वो गैर मुल्की बिजली किसी तेज़ी से उठ ही रहा था कि इमरान ने दोबारा ट्रैगर दबा दिया और इस बार गन से निकलने वाली शुआ उसके जिस्म से टकराई और वो दोबारा ज़मीन पर गिरकर साकत हो गया। इमरान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता साइड से होकर सामने वाले बरामदे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बरामदा खाली पड़ा था। इमरान बरामदे में दाखिल हुआ। वो बेहद चौकन्ना और मोहतात था, लेकिन फिर उसे मालूम हो गया कि कोठी खाली पड़ी थी, तो वह तकरीबन पूरी कोठी घूम गया। वो नहीं चाहता था कि अचानक कोई छुपा हुआ आदमी निकल आए, क्योंकि ऐसी सूरत में वो आसानी से हिट हो सकता था। लेकिन जब पूरी कोठी छान मारने के बाद उसे यकीन हो गया था कि कोठी में सिवाय इस आदमी के जो गन का शिकार होकर सामने के रुख मफलूज हुआ पड़ा था और कोई आदमी नहीं है, तो वो तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ता गया। उसने फाटक की छोटी खिड़की खोली और फिर बाहर निकलकर उसने सफ्तर और अपने साथियों को हाथ उठाकर लाइन क्लियर होने का मखसूस इशारा किया और उसी लम्हे
सामने मौजूद एक बड़े दरख्त की ओर से सफदर निकलकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मैं फाटक खोल रहा हूँ, तुम इन चारों आदमियों को कार में डालकर यहाँ ले आओ और सिद्दीकी और कैप्टन शकील को भेजकर मुलेका कोठी से मादाम लूसिया और उसके चीफ बॉस को भी उठाकर यहाँ ले आओ। इमरान ने सफदर को हिदायत दी और फिर सफदर के वापस मुड़ जाने के बाद वो अंदर वापस आ गया। उसने फाटक का हुक खोल दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस कोठी में चला गया। उसे अब उस ज्वेलरी को चेक करना था जो मादाम लूसिया घाट से वापस ले आई थी। और फिर जब तक उसके साथी इकट्ठे होते उसने एक अलमारी की खुफिया दराज से वो ज्वेलरी बरामद कर ली। अब इनका क्या करना है? सफदर ने लूसिया, चीफ बॉस और मफलूज हुए आदमी के मुतालिक पूछा। बस खेल ख़त्म और पैसा, ओ सॉरी, ये ज्वेलरी हजम। इन्हें दानिश मंजिल पहुंचा दो और अपने बॉस को रिपोर्ट देकर तुम फारिग। इमरान ने कहा। लेकिन तुम? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मैंने कहा तो है कि ज्वेलरी हजम, और मैं यहाँ से सीधा सराफा बाजार जाऊँगा। वहाँ इस ज्वेलरी को मुकम्मल तौर पर हजम करने का बंदोबस्त करूँगा। सुलेमान ने मुझे आज ही एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दी है कर्ज़ों की कि इतना कर्जा चढ़ गया है, चलो कम अज़ कम कुछ तो कर्जा उतरने की सबील पैदा हो गई। इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ ज्वेलरी का लिफाफा उसे दिखाते हुए कहा, ये सरकारी माल है, इधर दो। जूलिया ने यकलख्त उसके हाथ से लिफाफा छीनते हुए इंतहाई तलख लहजे में कहा, अरे अरे, वो कर्जा, वो सुलेमान तो। इमरान ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा, सड़क पर भीख मांग लेना, समझे? जूलिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन फिर तुमने महसूस कर लिया तो? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बला से मैं क्यों महसूस करूंगी? तुम जो चाहे करते फिरो। मैं महसूस करूंगी, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और ज्वेलरी का लिफाफा उठाए कार की तरफ इस तरह बढ़ गई जैसे सारे खेल की हीरोइन वही हो। यार तुम ही कुछ सिफारिश कर दो, वो सुलेमान का कर्जा। इमरान ने सफ्तर की तरफ देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा, सुलेमान से ही कर्जा लेना शुरू कर दें, वो यकीनन आपसे ज़्यादा अमीर होगा। सफदर ने हंसते हुए कहा, ओह वाकई, इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया था। मैंने एक रोज़ उसकी बैंक अकाउंट स्लिप देखी थी, एक पुरानी केतली में छुपी हुई थी। 10 लाख रुपए जमा थे। कमाल है, मेरा बावर्ची होकर मुझे कर्जा ना दे, उसकी जुर्रत है। इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा और सफ्तर और बाकी साथी बेइख्तियार कहका मारकर हंस पड़े।